राख के ढेर पर लिखी जाएगी अब वफा की दास्तां, जहां जख्म ही गवाह होंगे और दर्द ही जुबां। नफरत की ज़मीन पर बदले के बीज बोए हैं हम दोनों ने आज, अपने अपने खुदा खोए हैं। भारत, दिल्ली शहर, दिल्ली की सर्द रातें अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आती है। धुंध की एक मोटी चादर पूरे शहर को अपनी आगोश में ले चुकी थी। बाहर हाथ कपा देने वाली ठंड थी, जड़ों सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी कोहरे में कहीं गुम सी हो रही थी। लेकिन शहर के उस शोर शराबे से दूर शर्मा कॉटेज की खिड़कियों से छनकर आती सुनहरी रोशनी इस बात की गवाह थी कि वहाँ ठंड का कोई असर नहीं था। वहाँ तो बस रिश्तों की गर्माहट थी। घर के अंदर का नज़ारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। डाइनिंग रूम में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे और हवा में देसी घी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू घुल रही थी। महेश शर्मा आज अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे थे। आमतौर पर रात के 11 बजे से पहले घर ना लौटने वाले महेश को आज 9 बजे डाइनिंग टेबल पर देख घर का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया था। सुमेधा जी रसोई से रोटियों का हॉट केस लेकर आई और मुस्कुराते हुए पति की प्लेट में गरम रोटी परोस दी। आराध्या, जो अभी अभी 21 साल की हुई थी और आर्ट्स के फाइनल ईयर में थी, उसने अपने पिता की प्लेट में सब्जी डालते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए शरारत से पूछा, पापा, आज पक्का सूरज पश्चिम से निकला होगा। आप और इतनी जल्दी घर, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? महेश जी ने अपनी लाडली को देखा। सादगी और खूबसूरती का वो मेल जो शायद आराध्या को विरासत में मिला था। उसकी बातों में वो अपनापन था जो उसकी दिन भर की थकान मिटा देता था। उन्होंने निवाला तोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली, आज मालिक के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के सारे बड़े लोग वहाँ थे, लेकिन मैंने सोचा उस भीड़ भाड़ और दिखावे की दुनिया से अच्छा है कि मैं अपनी राजकुमारियों के साथ वक्त बिताऊं। आखिर तुम लोगों को काम के चक्कर में टाइम ही कितना दे पाता हूँ मैं। महेश जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि टेबल के दूसरे कोने से एक जोरदार आवाज़ आई। सबने चौंक कर देखा। घर का सबसे छोटा सदस्य 10 साल का आरव अपना चम्मच प्लेट पर पटक चुका था। उसका मुंह फूला हुआ था और बाहें सीने पर बंधी थी। हाँ हाँ, बस राजकुमारियों के साथ ही वक्त बिताना है, आरव ने नखरे से नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो चिड़चिड़ाहट थी जो सिर्फ छोटे भाइयों में होती है। मैं तो जैसे पड़ोसी का बच्चा हूँ ना। देख लो मम्मी, पापा को सिर्फ दीदी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो कभी जल्दी नहीं आते। पूरे डाइनिंग हॉल में एक पल को सन्नाटा छाया और फिर अगले ही पल सब जोर जोर से हंस पड़े। आराध्या अपनी हंसी रोकते हुए उठी और आरव के फूले हुए गालों को दोनों हाथों से खींच लिया। ओह हो मेरा नन्हा जल्फ कुकड़ा भाई, इतनी जलन? अच्छा चल, तू मेरी हिस्से की खीर भी खा ले जब तो खुश। आरव ने झटक कर उसका हाथ हटाया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खीर, मुझे पापा का प्यार चाहिए। महेश जी हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठे और अपने नखरेबाज बेटे को गोद में उठा लिया। उनके माथे को चूमते हुए बोला, अरे मेरा शेर बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। अरे राजकुमारियों तो पापा की परियां होती है, लेकिन तू तू तो पापा का ताकत है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। पापा के गले लगते ही आरव का सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया और वो जीत की मुस्कान के साथ आराध्या को चिढ़ाने लगा, जिसे देखकर आराध्या ने आंखें छोटी करके कमर पर हाथ रखते हुए कहा, वाह मिस्टर शर्मा वाह, 2 मिनट में पार्टी बदल ली। अभी हम आपकी दुनिया थे और एक मगरमच्छ के आंसू क्या गिरे, ये ड्रामेबाज आपकी ताकत बन गया। देख रही हो मम्मा, कैसी पॉलिटिक्स चल रही है इस घर में। जिस पर सुमेधा जी ने उसे टोकते हुए कहा, आरू खाना खाओ, और आप सब भी बहस हो गई हो तो पहले जल्दी से खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। तुम सब इतना शोर क्यों करते हो? मेरी मोना को देखो, सबसे अच्छी बच्ची है। जिस पर सबकी नज़र टेबल पर गई, वहाँ पर 14 साल की मोहिनी शर्मा बेटी थी। उसे जैसे पढ़ाई का कीड़ा था, इसलिए वो खाली भी बैठी होती तो सिर्फ पढ़ाई चलती थी, बाकी दुनिया धारी सब भाड़ में जाए। वही सुमेधा जी ने प्यार से मोहिनी के सिर पर हाथ फेरा, जो अभी फ़ोन में क्लियोस सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी।
वही सबने मुंह बनाया। फिर सभी लोग आराम से हंसते हुए खाने लगे। ये एक मुकम्मल तस्वीर थी, एक परफेक्ट फैमिली। छोटी बहन स्कूल के किस्से सुना रही थी, सुमेधा जी सबको डांट डांट कर खाना खिला रही थी और महेश जी सुकून भरी नज़रों से अपनी दुनिया को देख रहे थे। उनकी आंखों में वो संतुष्टि थी जो एक पिता को अपने परिवार को सुरक्षित और खुश देखकर मिलती है। लेकिन किस्मत शायद उस वक्त खिड़की के बाहर खड़ी होकर उनकी खुशियों पर हंस रही थी। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान दस्तक देने वाला था। रात के 11:30 बजे डिनर के बाद घर में शांति छा चुकी थी। सब अपने कमरों में थे। आराध्या के कमरे में भी सन्नाटा था, लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो कैनवास के सामने बैठी थी। कमरे में पेंट और तारपीन के तेल की हल्की गंध थी। उसकी उंगलियों में बर्श था और आंखों में वो चमक जो किसी आर्टिस्ट की आंखों में अपना मास्टरपीस बनाते वक्त होती है। तभी दरवाजे पर एक हल्की नॉक हुई और बिना जवाब का इंतज़ार किए दरवाज़ा खुल गया। सुमेधा जी अंदर आई। उनके हाथ में हल्दी वाले दूध का गिलास था। जैसे ही उनकी नज़र आराध्या पर पड़ी, उनके माथे पर वो जानी पहचानी शिकन आ गई, जो हर माँ के चेहरे पर तब आती है जब बच्चे बात नहीं मानते। हे भगवान, मुझे पता ही था। सुमेधा जी ने कमरे में आते ही सर हिलाया। तुझे तो चैन है नहीं, है ना? घड़ी देखी है महारानी ने, 11:30 बज रहे हैं और अभी भी हाथ में ये कुंजी लेकर बैठी है। आराध्या ने झट से ब्रश को कैनवास के पीछे छुपाया और चेहरे पर एक मासूम सी मक्खन लगाने वाली मुस्कान सजा ली। अरे मेरी प्यारी मम्मा, बस 2 मिनट। ये आसमान का शेड थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो बस उसे ही ठीक कर रही थी। सुमेधा जी ने दूध का गिलास साइड टेबल पर जोर से पर गुस्से से नहीं रखा। ये तेरे 2 मिनट ना मैं बचपन से जानती हूँ, 2 घंटे तक ख़त्म नहीं होंगे। वो आराध्या के पास आई और उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए डांटा। शक्ल देख अपनी शीशे में, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। कल सुबह जब कॉलेज के लिए नहीं उठा जाएगा ना, तब मत चिल्लाना कि मम्मा लेट हो गया, मम्मा ये नहीं मिल रहा। मैं तो उठाने भी नहीं आऊँगी कल। ये हर माँ की क्लासिक धमकी होती है। आराध्या ने हंसते हुए माँ की कमर पकड़ ली और अपना सर उनके पेट से लगा दिया। आप नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? आप ही तो मेरी अलार्म हो मिसेस शर्मा। सुमेधा जी ने का गुस्सा थोड़ा पिघला, लेकिन उन्होंने अपनी टोन सख्त रखी। मक्खन मत लगा और ये दूध अभी के अभी ख़त्म कर। ठंडा हो गया ना तो मैं दोबारा गर्म करने किचन में नहीं जाने वाली। हल्दी डाली है, पी ले, दिन भर की थकान उतर जाएगी। आराध्या ने मुंह बनाकर दूध का गिलास उठाया। मम्मा, रोज़ हल्दी वाला दूध। उफ, चुपचाप पी, स्किन के लिए अच्छा होता है। सुमेधा जी ने उसे दूध पीते हुए देखा और फिर रजाई ठीक की। और सुन, जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करूं, मुझे लाइट्स ऑफ चाहिए। अगर मुझे नीचे दरवाजे के नीचे से रोशनी दिखी ना, तो आकर सारे पेंट उठाकर फेंक दूंगी, समझी? आराध्या ने दूध का खाली ग्लास रखते हुए सैल्यूट किया। यस बॉस। लाइट्स ऑफ। आराध्या स्लीपिंग, पक्का। सुमेधा जी ने जाते जाते बड़बड़ाते हुए कहा। पता नहीं किस पर गई है, ना दिन का होश न रात का होश। और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आराध्या ने दरवाजे की तरफ देखा। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने रज़ाई हटाई और धीरे से ब्रश वापस उठा लिया। माँ की डांट अपनी जगह और आर्टिस्ट का जुनून अपनी जगह। उसे क्या पता था कि जिस नींद को वो टाल रही है, आज की रात वो चाह कर भी नसीब नहीं होगी। रात के 2:15 बजे माँ से किया वो पिंकी प्रॉमिस कब का टूटकर बिखर चुका था। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक और कैनवास पर चलते ब्रश की सरसराहट ही काट रही थी। तारपील के तेल और गीले एक्रेलिक रंगों की तीखी महक कमरे की हवा में जम गई थी। आराध्या इस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। वो उस दुनिया में थी जहाँ वक्त के कोई मायने नहीं होते। उसकी सादगी ही इस वक्त उसका श्रृंगार थी। उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर रंगों के कई पुराने निशान थे। बाल एक बेपरवाह से जूड़े में बंधे थे।
जिनसे छूटकर कुछ जिद्दी लटें बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने अनजाने में अपने गाल पर हाथ लगाया था, जिससे वहां गहरे नीले रंग का एक धब्बा लग गया था, जैसे किसी ने उसकी मासूमियत को नज़र लगा दी हो। कैनवास पर जो बन रहा था वो अजीब था। वो हमेशा खिले हुए रंग चुनती थी, लेकिन आज आज उसके हाथ खुद ब खुद गहरे नीले और सियाह एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर थी, जैसे कोई समंदर तूफान में घिर गया हो। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अनजाने में कैनवास पर अपनी नहीं बल्कि नीचे बैठे उस तूफान की तस्वीर बना रही थी जो उसके घर में घुस आया था। अचानक लगातार रयास रसायनों की गंध और बंद कमरे की उमस ने उसके गले को जकड़ लिया। एक तेज खुश्की ने उसका ध्यान तोड़ा। खांसी की उस आवाज़ ने जादू तोड़ दिया। आराध्या का हाथ हवा में रुक गया। उसके पलकें झपकाई और कैनवास से नज़र हटाई। उसकी आंखें जल रही थी। उसने सामने दीवार घड़ी की तरफ देखा। हे भगवान, सवा दो। उसने अपनी हथेलियों को देखा जो रंगों से सनी थी। मम्मा ने देख लिया तो जान ले लेंगी। तभी अचानक से उसे प्यास लगने लगी। गला जैसे रेगिस्तान हो गया था। उसने साइड टेबल पर रखे जग की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे उल्टा किया। खाली, उसके अंदर एक बूंद भी नहीं था। शायद डिनर के वक्त भरना भूल गई थी। उफ, अब नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर से मम्मा ने देख लिया तो आफत ही आ जाएगी। उसने बड़बड़ाते हुए परेशानी से ब्रश को पानी में मग में डाला। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और अपनी कमर सीधी की। हड्डियों के चटकने की कड़कड़ आवाज़ शांत कमरे में गूंज गई। उसने एक गहरी अंगड़ाई ली और नंगे पैर ही कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। मन में बुदबुदाते हुए बोली, उफ, ये प्यास। अब एक घुट पानी के लिए मुझे नीचे अंधेरे वाले हॉल में गुजरना पड़ेगा। हे भगवान, ये पानी की तलाश तो खतरों से खिलाड़ी का टास्क बनता जा रहा है। चलो आराध्या, हिम्मत करो। भूत भूत कुछ नहीं होते शायद। सीढ़ियों पर गहरा अंधेरा था। आराध्या निडर होकर नीचे उतर रही थी, यह सोचकर कि सिर्फ नीचे पानी की बोतल है। वो नहीं जानती थी कि जिस अंधेरे में वो उतर रही है वहाँ प्यास बुझाने वाला पानी नहीं बल्कि खून से लथपथ एक मौत का सौदागर उसका इंतजार कर रहा है। आराध्या ने हॉल में कदम रखा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़कियों के शीशों से छनकर आती स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली पीली रोशनी फर्श पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। ठंड यहाँ ऊपर कमरे से ज़्यादा थी। फर्श बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था, जिसने उसके नंगे पैरों में सिहरन दौड़ा दी। वो अपने ही घर में किसी चोर की तरह दबे पांव चल रही थी। डाइनिंग टेबल, सोफा, कुर्सियां, अंधेरे में सब कुछ अजीब और डरावने आकारों में बदला हुआ लग रहा था। बस पानी। और फिर वापस रजाई में उसने खुद को तसल्ली दी और किचन की तरफ मुड़ी। किचन में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आमतौर पर रात के इस पहर किचन में रात के खाने की बची हुई मसालों की हल्की खुशबू या इलायची की महक होती थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। एक कच्ची, तीखी और तांबे जैसी गंध, जैसे जंग लगा लोहा या फिर गीली मिट्टी। नहीं, ये गंध उससे कहीं ज़्यादा गाढ़ी थी। आराध्या ने नाक सिकुड़ी, लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधे फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। एक हल्की क्लिक आवाज़ के साथ फ्रिज की नीली सफ़ेद रोशनी अंधेरे किचन में फैल गई। उस रोशनी ने किचन के सिर्फ एक हिस्से को उजागर किया और वो हिस्सा था डाइनिंग काउंटर के पास रखी कुर्सी। आराध्या ने बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए बेध्यानी में अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई और अगले ही पल उसके हाथ से बोतल छूटते छूटते बची। उसकी सांस गले में ही अटक कर रह गई। किचन आइलैंड के पास रखी कुर्सी पर एक साया बैठा था। नहीं, साया नहीं, एक पहाड़ जैसा आदमी। फ्रिज की रोशनी उसके आधे जिस्म पर पड़ रही थी। वो आगे की तरफ झुका हुआ था। उसका महंगा काला सूट और ब्रांडेड सफ़ेद शर्ट एक तरफ से बुरी तरह फटी हुई थी और वो सफ़ेद रंग अब नज़र नहीं आ रहा था।
वो हिस्सा गहरे चिपचिपे लाल रंग में नहाया हुआ था। आराध्या की सांस गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। वो आदमी, एक जिंदा इंसान, अपने बाएं हिस्से में लगे एक गहरे खुले हुए घाव को सिल रहा था। उसके एक हाथ में एक मोटी घुमावदार सुई थी और दूसरे में काला धागा। सुई के मांस में घुसने की हल्की गीली आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। खून की मोटी बूंदें टप टप करके महंगे इटालियन मार्बल के फर्श पर गिर रही थी और एक छोटा सा लाल तालाब बना रही थी। आराध्या ने देखा कि उस आदमी का जबड़ा दर्द की वजह से इतना भींच गया था कि गर्दन की नसें रस्सियों की तरह उभर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकल रही थी। वो किसी मशीन की तरह बेरहमी से अपने ही जिस्म को रफू कर रहा था। ये एक इंसान नहीं, कोई घायल जंगली जानवर लग रहा था। डर के मारे आराध्या के हाथ सुन पड़ गए। उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई। प्लास्टिक की बोतल के गिरने की आवाज़ उस खामोशी में किसी बम धमाके जैसी लगी। आराध्या के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलने ही वाली थी कि आ तभी उस आदमी ने अपना काम रोक दिया। सुई आधे घाव में ही अटकी रह गई। उसने बहुत धीरे से, बहुत इत्मीनान से अपना सिर उठाया। फ्रिज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा जो शायद किसी ग्रीक देवता जैसा बेपनाह खूबसूरत हो सकता था अगर उस पर मौत जैसा सन्नाटा ना होता। तीखे नैन नक्श, शक्त जबड़ा और बिखरे हुए बाल जो पसीने से माथे पर चिपके थे। लेकिन आराध्या की नज़र उसकी आंखों पर अटक गई। उन आंखों में दर्द नहीं था, गुस्सा नहीं था। उनमें एक ठंडी काली शून्य थी, एक ऐसा गहरा कुआं जिसमें कोई भी झांके तो डूब जाए। वो आंखें सीधे आराध्या की रूह को चीरती हुई निकल गई और फिर वो खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही किचन की छत नीची लगने लगी। उसकी हाइट कम से कम 6 फुट 1 इंच रही होगी। उसका विशाल कसकर बंधा हुआ शरीर फ्रिज की रोशनी को लगभग ढक चुका था। उसके सामने आराध्या खुद को बहुत छोटी और कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसका बायां हाथ, जो पूरी तरह खून से सना था, धीरे से ऊपर उठा। उसने अपनी लंबी तर्जनी उंगली अपने सख्त होठों पर रखी। उसकी आवाज़ नहीं निकली, बस एक इशारा हुआ, शिर। अब उस एक इशारे में कोई विनती नहीं थी, उसमें एक हुक्म था, एक बादशाह का हुक्म, एक साफ चेतावनी थी। अगर एक भी आवाज़ हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आराध्या का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। वो भागना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे और हलक सूख चुका था। ये सब उसने पहली बार महसूस किया था। किचन में अब सिर्फ दो ही आवाज़ें थी, फ्रिज के कंप्रेशन की हम और आराध्या के दिल की पागलों जैसी धड़धक, जो शायद उस खामोश कातिल को भी सुनाई दे रही थी। कुछ पल जो सदियों जैसे भारी थे, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक की आंखों में मौत थी, दूसरे की आंखों में खौफ। उसने अपनी उंगली होठों से हटाई। उसका हाथ धीरे से नीचे आया, लेकिन उसकी नज़र आराध्या के चेहरे से नहीं हटी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके भारी बूट की आवाज़ खामोश किचन में गूंजी। आराध्या की सांस रुक गई। उसका दिमाग चिल्लाया, भागो आराध्या, भागो। उसने डरते हुए अपने कदम पीछे खींचे। उसकी पीठ पीछे रखे काउंटर से जा टकराई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पिंजरे में थी। उसे लगा कि ये उसका आखिरी पल है। उसे लगा कि वो खूनी हाथ अब उसकी गर्दन तक पहुंचेगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, आने वाले दर्द के का इंतजार करते हुए। लेकिन वो दर्द नहीं आया। इसके बजाय एक भारी डरावनी आवाज़ आई, किसी चीज के गिरने की। आराध्या ने झटके से आंखें खोली। सामने का नजारा बदल चुका था। वो पहाड़ जैसा आदमी जो अभी उसे अपनी उंगली के इशारे से डरा रहा था, अब उसके कदमों में पड़ा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका शरीर आखिरकार हार मान चुका था। वो घुटनों के बल गिरा था और फिर सीधा मुंह के बल फर्श पर। सुई और धागा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरे थे। उसका भारी शरीर बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, तेज और उखड़ती हुई। आराध्या कुछ पल तक भूत बनकर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या रोए। वो कातिल बेहोश हो चुका था। ये भागने का सबसे अच्छा मौका था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। रास्ता साफ था, लेकिन फिर उसकी नज़र फर्श पर फैलते हुए खून पर पड़ी।
वो खून जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक आर्टिस्ट का दिल, वो किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। हिम्मत करके कांपते पैरों से वो उसके थोड़ा करीब गई। उसने झुक कर देखा। उस आदमी की आंखें आधी खुली थी। वो पूरी तरह बेहोश नहीं था, बस उसके शरीर के साथ छोड़ दिया था। उसने धुंधली नजरों से आराध्या को देखा। उसके होठ हिले, आवाज बहुत धीमी थी, किसी टूटे हुए कांच जैसी खरखराहट लिए हुए। महेश। आराध्या को लगा उसने गलत सुना। वो थोड़ा और झुकी। क्या? उस आदमी ने अपनी बची कुची ताकत समेटकर दर्द में कराहते हुए फिर से वही नाम दोहराया। महेश। महेश शर्मा को बुलाओ। आराध्या को झटका लगा, करंट जैसा झटका। ये आदमी उसके पापा का नाम जानता था। सिर्फ जानता नहीं था, हक से बुला रहा था। आप पापा को कैसे जानते हैं? उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन जवाब देने के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसका सिर लुढ़क कर ज़मीन पर टिक गया। अब आराध्या के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो पलटी और अपनी पूरी जान लगाकर सीढ़ियों की तरफ भागी। पापा, पापा! उसकी चीख ने घर की शांति और रात के सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आराध्या सीढ़ियों पर किसी दीवानी की तरह भाग रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें फूल रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैर रही थी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। अंधेरे गलियारे में उसकी चीख गूंज उठी, पापा, पापा! वो अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे से टकराई और उसे जोर जोर से पीटने लगी। पापा, दरवाज़ा खोलो, पापा, जल्दी! अंदर से हड़बड़ाहट की आवाज़ आई। कुछ सेकंड के अंदर ही लाइट जली और दरवाज़ा झटके से खुला। महेश शर्मा अपनी नाइट ड्रेस में खड़े थे। उनकी आंखें नींद और घबराहट से भरी थी। पीछे सुमेधा जी भी उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ आरू? महेश ने अपनी बेटी को कंधों से पकड़ लिया। तू ठीक है? चीख क्यों रही है? आराध्या का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कोई भूत देख लिया हो। वो काँप रही थी और उसकी उंगली नीचे अंधेरे हॉल की तरफ इशारा कर रही थी। पापा, नीचे किचन में वो खून! उसके मुंह से शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। खून? किसका खून? सुमेधा जी घबराकर बिस्तर से उतरी। कोई चोर आया है क्या? नहीं, वो आपको बुला रहा है, आराध्या ने रोते हुए कहा। पापा, बहुत खून है, वो मर जाएगा। महेश शर्मा का दिल जोर से धड़का। उन्होंने फौरन साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया, टॉर्च के लिए नहीं, शायद पुलिस या मदद के लिए, और कमरे से बाहर लपके। सुमेधा, तुम यहीं रुको, आरू को संभालो, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन सुमेधा जी और आराध्या उनके पीछे पीछे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी। वहीं किचन की देहरी पर पहुंचते ही महेश जी के पैर जम गए। डर से नहीं, बल्कि उस असंभव मंजर को देखकर। सामने का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। महंगे इटालियन मार्बल पर खून ऐसे फैला था जैसे कोई लाल चादर बिछा दी गई हो, और उस खून के बीचों बीच एक विशाल जिस्म भी जान पड़ा था, जिसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं उस बॉडी को देखकर सुमेधा जी की लगभग चीख निकल गई थी, जिससे आराध्या रोने लगी थी। वहीं उन्होंने जल्दी से उसे गले से लगा लिया था। वहीं महेश शर्मा ने अपनी जिंदगी के 20 साल उस दुनिया को दिए थे जहां गोलियों की गूंज और बारूद की गंध आम बात थी। वो कच्ची गोलियां खेले हुए इंसान नहीं थे, इसलिए सुमेधा की तरह उनकी चीख नहीं निकली, ना ही आराध्या की तरह उनके पैर डगमगाए, लेकिन उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। एक नज़र, बस एक नज़र काफ़ी थी ये समझने के लिए कि फर्श पर पड़ा वो शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। वो कपड़ों की बनावट, वो भारी शरीर, वो ऑरा, सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि वहाँ कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक हस्ती पड़ी है। उन्होंने बिना पीछे मुड़े हवा में हाथ उठाया और एक ऐसी सख्त लोहे जैसी आवाज़ में सुमेधा और आराध्या को रोका जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे नहीं आना। वो ऑर्डर किसी पिता का नहीं था, वो उस पुराने इंसान का था जो खतरे को सूंघ चुका था। महेश जी तेजी से आगे लपके। उन्हें उनके नंगे पैर उस ठंडे चिपचिपे खून से सने, लेकिन उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। वो उस भारी शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गए। कौन हो तुम? महेश ने बुदबुदाते हुए उस भारी शरीर को पलटा। फ्रिज की नीली रोशनी सीधे उस बेहोश चेहरे पर पड़ी, और जैसे ही महेश शर्मा ने वो चेहरा देखा, उनका पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी दुनिया हिल गई। उनके हाथों से ताकत निकल गई और वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरते गिरते बचे। वो डर किसी चोर या कातिल को देखने का नहीं था, वो डर मौत के देवता को अपने घर में देखने का था। महेश शर्मा की सांसें हलक में अटक गई। वक्त जैसे थम गया और कायनात रुक गई। वो चेहरा
चेहरा जो हजारों की भीड़ में भी सबसे अलग चमकता था, वो चेहरा जिसके तने हुए तेवरों के सामने शहर के बड़े बड़े बाहुबली भी नजरें झुका लेते थे। वैराग्य प्रताप सिंह वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक साम्राज्य था, अंडरवर्ल्ड का वो बेताब बादशाह जिसके इशारे पर शहर की धड़कनें रुक जाती थी। और आज वो बादशाह उनके किचन के फर्श पर लवारिसों की तरह अपनी ही खून की नदी में पड़ा था। महेश की आंखों में अविश्वास नहीं बल्कि एक गहरा सदमा उभर आया। ये वो शेर था जिसे उन्होंने हमेशा शिकार करते देखा था, और आज वो खुद शिकार बनकर उनके कदमों में पड़ा था। उनके कांपते हुए होठों से जो शब्द निकला वो किसी दुआ और दहशत के बीच का था। छोटे मालिक। आवाज में इतना दर्द और हैरानी थी जैसे वो अपनी आंखों पर यकीन करने को तैयार ना हो। वैराग्य जो मौत बांटता था आज खुद मौत से लड़ रहा था, वो भी यहाँ उनके घर में। आखिर ऐसा आज हुआ क्या था? महेश जी का दिल बैठ गया। अगर वैराग्य की ये हालत हो सकती है तो बाहर की दुनिया में ज़रूर कयामत आई होगी। लेकिन उनके पास सिचुएशन के हिसाब से सोचने का टाइम नहीं था। उन्होंने फ़ौरन अपनी कलाई से उनकी नब्ज़ टटोली। धड़कनें डूब रही थी। महेश जी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। अब वो महेश जी नहीं थे, अब वो वैराग्य के आदमी थे। उन्होंने सिर उठाकर पहली बार अपनी पत्नी को उस नज़र से देखा जिसमें कोई नरमी नहीं थी। दरवाज़ा बंद करो सुमेधा, अभी, वो जल्दी से गुस्से से बोले। और आराध्य, खिड़कियों के पर्दे गिरा दो, कोई मतलब कोई भी अंदर झांकने ना पाए। सुमेधा जी ने पति की हालत देखकर डरते हुए पूछा, महेश आप जानते हैं इन्हें? कौन है ये? आराध्या अभी भी काफी डरी हुई थी। वहीं महेश शर्मा का चेहरा पसीने से भीग गया। उनकी आंखों में वो दहशत थी जो उन्होंने आज तक अपनी पत्नी और बच्चों से छुपा कर रखी थी। उन्होंने कांपती आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये वैराग्य है, वैराग्य प्रताप सिंह। नाम सुनते ही कमरे की हवा और भारी हो गई। सुमेधा जी भी यह नाम जानती थी। वही महेश जी ने आराध्य की तरफ देखा जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। आराध्य, सुना नहीं आपने? महेश ने चिल्लाकर कहा। पहली बार उनकी आवाज में इतना डर था। दरवाजा बंद करो, मेन डोर लॉक करो, अभी के अभी, और खिड़कियों के पर्दे भी गिरा दो। ऊंची आवाज से सदमे में खड़ी वो जल्दी से होश में आई। पापा, हम एम्बुलेंस को? नहीं। महेश लगभग चीख पड़े। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पुलिस नहीं। अगर किसी को पता चला कि वैराग्य यहाँ है तो पुलिस आने से पहले उनके दुश्मन इस घर को बम में उड़ा देंगे। हम सब मारे जाएंगे। ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है। उन्होंने कांपते हाथों से वैराग्य के सीने पर हाथ रखा। धड़कन बहुत धीमी थी लेकिन चल रही थी। सुमेधा, फास्ट एड किट लाओ और साफ तौलिया, बहुत सारे तौलिए, जल्दी करो। उस रात शर्मा कॉटेज में जो मेहमान आया था वो अपने साथ सिर्फ जख्म नहीं लाया था, वो अपने साथ उस परिवार की तबाही का परवाना भी लेकर आया था। महेश जी ने जल्दी से वजह से आराध्या ने कांपते हाथों से मेन डोर लॉक किया और खिड़कियों के बाहरी पर्दे गिरा दिए। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा तूफान बाहर के सन्नाटे से कहीं ज़्यादा तेज था। वह मुड़ी और किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता को देखने लगी। महेश जी पागलों की तरह उस घायल आदमी के घाव को दबाए हुए बैठे थे। आराध्या के जहन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। पापा ने हमेशा कहा था कि उनके बॉस एक बहुत बड़े और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल्स हैं। लेकिन ये उनके फर्श पर बिखरे खून को देखा। बिजनेस में तो पैसों की लेन देन होती है, सौदे होते हैं, वहाँ गोलियाँ थोड़ी चलती है, वहाँ जान का खतरा इस तरह थोड़ी होता है कि कोई घर को बम से उड़ा दे। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है तो पुलिस को बुलाने में क्या हर्ज है? पापा इतना डर क्यों रहे हैं? क्या पापा ने उनसे कुछ छुपाया है? उनका दिल उसे गवाही दे रहा था कि यह आदमी सामान्य नहीं है। इसकी दुनिया वो नहीं है जहाँ आराध्य रहती है। यह आदमी उसके साथ मौत लेकर चलता है। हिम्मत करके वो एक कदम आगे बढ़ी और उसे जवाब चाहिए थे, अभी। पापा, उसकी आवाज़ अभी भी काँप रही थी लेकिन उसमें एक सवाल था, ये सब क्या है? आपने तो कहा था ये बिजनेसमैन है,
फिर ये गोली और ये बम की बातें, मुझे सच जानना है। हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? महेश ने एक पल के लिए सर उठाकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन वक्त समझाने का नहीं था। वैराग्य की सांसें उखड़ रही थी। ये वक्त सवालों का नहीं है आराध्या, महेश लगभग चिल्लाए। उनकी आवाज़ में हताशा थी। जो कहा है वो करो। अगर ये मर गए तो हमारे पास जवाब देने के लिए जिंदगी ही नहीं बचेगी। जाओ गर्म पानी लाओ। पिता की डांट ने आराध्या के सवालों को वहीं गले में दबा दिया। उसने अपने आंसुओं से भरी आंखों को पोंछा और किचन की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि पहली बार उसके पिता ने उसे डांट दिया था, वो भी एक अनजान लड़के की वजह से। उसे बहुत गुस्सा आया कि वो ना करे कुछ, लेकिन फिर वो अपने पापा का कहा टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो चली गई। सवाल अभी भी थे, लेकिन अभी सामने पड़ी उस मरती हुई हस्ती को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वह उसे जाने बिना ही उसे नफरत करने लगी थी। किचन का माहौल अब किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। हवा में खून की गंध और सांस लेना मुश्किल कर रही थी। आराध्या ने गर्म पानी का कटोरा और तौलिया पास ही रखे। उसका चेहरा अभी भी गुस्से और डर से लाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा, जो उसकी एक खरोच पर पूरी दुनिया सर पर उठा लेते थे, आज इस खूनी अजनबी के लिए उसे डांट रहे थे। कौन है ये आदमी, और पापा इसके लिए इतने पागल क्यों हो रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा, नफरत भरी नज़रों से फर्श पर पड़े उस शख्स को देखते हुए। महेश शर्मा, जो अपनी बेटी की नाराज़गी की परवाह करने का वक्त नहीं था। उन्होंने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और वैराग्य की उस महंगी खून से सनी शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से फाड़ दिया। कपड़ा फटने की आवाज़ के साथ वैराग्य का सीना और भी भयंकर जख्म खुलकर सामने आ गया। आराध्या ने नजरें फेर ली। जख्म गहरा था, बहुत गहरा। गोली पसली को छूकर निकली थी, लेकिन मांस बुरी तरह फट चुका था। खून अभी भी किसी पानी की तरह गिर रहा था। सुमेधा, टॉर्च, रोशनी सीधे घाव पर रखो, महेश ने आदेश दिया। सुमेधा जी के हाथ कांप रहे थे। उनका जी मिचमिचा रहा था। उनकी रोशनी हिल रही थी, लेकिन वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं महेश ने बिना वक्त गवाए स्प्रिट से भीगा हुआ तौलिया सीधे उस कच्चे जख्म पर रख दिया। जैसे ही ठंडी स्प्रिट ने उस जलते हुए घाव को छुआ, आह! बेहोशी में ही वैराग्य के मुंह से एक दर्दनाक दबी हुई गुर्राहट निकली। उसकी भारी कदावर शरीर जमीन पर बुरी तरह अकड़ गया। दर्द की लहर इतनी तेज थी कि उसका बायां हाथ, जो आज़ाद था, हवा में लहराया और उसने फर्श पर पड़े मार्बल को खुरेच दिया। महेश को उसे संभालने में मुश्किल हो रही थी। वो अकेले उस चट्टान जैसे आदमी को हिलने से नहीं रोक पा रहे थे। ये हिल रहे हैं। अगर ये ऐसे ही तड़पते रहे तो मैं गोली का टुकड़ा नहीं निकाल पाऊंगा, नस कट जाएगी। महेश पसीने से तरबतर हो चुके थे। उन्होंने सिर उठाकर आराध्या को देखा, जो दूर खड़ी थी। आराध्या, इधर आओ। आराध्या ने ना में सिर हिलाया। वो उस खून से सने राक्षस को छूना नहीं चाहती थी। पापा, मैं नहीं। वह अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी मैंने कहा उसका हाथ पकड़ो। महेश जी गुस्से से लगभग दहाड़े। उनकी आंखों में वो शक्ति थी जिसने आराध्या के गुस्से को डर में बदल दिया। ये नखरे दिखाने का वक्त नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा जेल ना जाए या मरे ना जाए, तो चुपचाप आओ और इसे हिलने से रोको। पिता की बात ने आराध्या को हिला दिया। जेल और मौत जैसे शब्द ने उसके पैरों में जान डाल दी। वो अनमने मन से डरते डरते आगे बढ़ी और घुटनों के बल वैराग्य की दूसरी तरफ बैठ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। उसके सामने वो आदमी पड़ा था जिसने कुछ देर पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसका हाथ पकड़ो आराध्या, जोर से, इसे हिलने मत देना, महेश ने चिमटी उठाते हुए कहा। आराध्या ने घृणा और डर के साथ अपनी कांपती हुई नाजुक उंगलियों को वैराग्य के उस बड़े, सख्त और खून से सने हाथ की तरफ बढ़ाया। उसे लगा जैसे वो किसी जलते हुए अंगारे को छूने जा रही है, और जैसे ही उसकी मखमली कोमल उंगलियों ने वैराग्य के उस खुरदरे हाथ को छुआ, एक करंट सा दौड़ा। सिर्फ आराध्या को ही नहीं, शायद उस बेहोश पड़े
तूफान को भी। महेश ने जैसे ही घाव कुरेदा, डर से पागल होकर वैराग्य ने अचेतन मन से रिएक्ट किया। उसका हाथ जो बेजान पड़ा था अचानक किसी शिकंजे की तरह कस गया। उसने आराध्या के कोमल हाथ को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, इतनी जोर से कि आराध्या की चीख निकल गई। आह पापा, मेरा हाथ! वो पकड़ किसी इंसान की नहीं, लोहे की बेड़ियों जैसी थी, दर्दनाक मगर अटूट। उस पकड़ में एक अजीब सा पागलपन था, जैसे एक डूबता हुआ इंसान आखिरी उम्मीद को पकड़ता है। उसकी उंगलियां आराध्या की कलाई में गड़ गई, लगभग उसकी हड्डियों को तोड़ते हुए। आराध्या ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो। वो रो पड़ी, लेकिन वैराग्य ने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने आराध्या के हाथ को और जोर से खींचकर अपने सीने से पास लगा लिया, दिल के ठीक ऊपर। जैसे ही आराध्या का हाथ उसके धड़कते हुए दिल के पास पहुंचा, मंजर बदल गया। वैराग्य जो दर्द से तड़प रहा था अचानक शांत होने लगा। उसकी फड़फड़ाहट कम हो गई, उसकी सांसें जो उखड़ रही थी वो आराध्या की छुअन महसूस करते ही एक लहर में आने लगी। महेश शर्मा ने यह देखा और वो भी एक पल के लिए हैरान रह गए। हिलो मत आराध्या, महेश ने फौरन कहा, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए। बस उसे थामे रहो, छुड़ाने की कोशिश मत करो, वो शांत हो रहा है। आराध्या सिसक रही थी, उसका हाथ दुख रहा था, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। उसने अब संघर्ष करना छोड़ दिया। उस छोटे से ठंडे किचन में खून और दर्द के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। एक हाथ जो सिर्फ बंदूक और मौत जानता था और दूसरा हाथ जो सिर्फ रंग और कैनवास जानता था। उस रात उस पहली पकड़ ने तय कर दिया था कि अब ये दोनों हाथ, चाहे नफरत से हो या मोहब्बत से, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। कैसा लगा? रसोई के उस घुटन भरे सन्नाटे में केवल महेश की भारी सांसें और चिमटी के मांस में घुसने की वो अजीब सी मिचली पैदा करने वाली आवाज़ गूंज रही थी। आराध्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वैराग्य की लोहे जैसी मुट्ठी में उसकी कलाई इस कदर जकड़ी हुई थी कि खून का दौरा रुक गया था। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर सूख चुके थे, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो बस उस अजनबी के चौड़े पसीने से भीगे सीने को देख रही थी, जो उसके एक स्पर्श मात्र से किसी चमत्कार की तरह शांत होकर एक लय में ऊपर नीचे हो रहा था। बस थोड़ा सा और, महेश बड़बड़ाए। उनके माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर फर्श पर गिरे खून में मिल गई। अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई, धातु से टकराने की आवाज़। महेश ने एक गहरी कांपती हुई सांस छोड़ी और चिमटी को बाहर खींचा। चिमटी के सिरों के बीच एक खून से सनी कुचली हुई गोली दबी थी। उन्होंने उस गोली को पास रखे स्टील के कटोरे में डाल दिया। कटोरे में गोली गिरने की वो आवाज़ उस रात की सबसे सुकून देने वाली आवाज़ थी। निकल गई। महेश लगभग हाफते हुए फर्श पर ही पीछे की तरफ गिर पड़े। गोली निकल गई, ये बच गए। सुमेधा ने राहत की सांस ली और जल्दी से डेटॉल से भीगी रुई से उस गहरे घाव को साफ करके उस पर कसकर पट्टियां बांधने लगी। गोली शरीर से बाहर निकलते ही वैराग्य का शरीर एक आखिरी बार हल्का सा कांपा और फिर पूरी तरह से निढाल हो गया। दर्द का वो तूफान जो उसके अवचेतन मन में चल रहा था वो थम गया और उसी के साथ आराध्या की कलाई पर कसी उसकी वो जानलेवा पकड़ भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसकी खुरदरी उंगलियां आराध्या की मखमली त्वचा से फिसलकर जमीन पर गिर गई। आराध्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कांपते हुए अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी दूधिया गोरी त्वचा वैराग्य की उंगलियों के गहरे लाल और नीले निशान छप चुके थे, जैसे किसी ने अपनी जागीर पर कोई खौफनाक मोहर लगा दी हो। वो निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वो अब इस आज़ाद परिंदे की दुनिया में दाखिल हो चुका है। महेश, अब क्या करना है? सुमेधा ने घबराते हुए पूछा, पट्टियों पर आखिरी गांठ बांधते हुए।
इन्हें यहाँ फर्श पर तो नहीं छोड़ सकते। महेश ने खुद को संभाला और उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आराम का कोई मौका नहीं था। खिड़कियों के पर्दों के पीछे से रात का घना अंधेरा अब मटमैले स्टेली रंग में बदलने लगा था। सुबह होने वाली थी। इन्हें नीचे वाले गेस्ट रूम में ले जाना होगा। महेश ने आदेश दिया, सुमिधा, तुम मेरे साथ इन्हें उठाने में मदद करो। और आराध्य, महेश ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो अभी भी जमीन पर बैठी अपनी कलाई सहला रही थी। आराध्या, मुझे पता है तू डरी हुई है, लेकिन अभी रोने का वक्त नहीं है। बाई के आने से पहले इस रसोई का कोना कोना चमकना चाहिए। खून का एक कतरा, एक निशान भी यहाँ नहीं बचना चाहिए। सब कुछ मिटा दो। आराध्या ने अपने पिता की उन अजनबी सी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। महेश और सुमेधा ने मिलकर उस कहावर शरीर को उठाया और घसीटते हुए गैस रूम की तरफ ले गए। रसोई में अब आराध्या अकेली थी। फर्श पर फैला वो लाल चिपचिपा खून, पानी का गिरा हुआ कटोरा और हवा में तैरती वो मौत की गंध। उसने एक बाल्टी में पानी और बहुत सारा फिनाइल डाला। जब वो घुटनों के बल बैठकर उस खून को साफ करने लगी तो उसके हाथ कांप रहे थे। मार्बल से खून मिट रहा था, लेकिन उसके दिमाग से वो मंजर, वो ठंडी आंखें और कलाई पर वो दर्द भरा स्पर्श नहीं मिट रहा था। कुछ घंटे बाद सूरज निकल चुका था। बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी। आम दिनों जैसी एक खूबसूरत और शांत सुबह, लेकिन आराध्या के घर के अंदर की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आराध्या अपने बाथरूम के वॉशरूम के सामने खड़ी थी। नल पूरी ताकत से खुला था और पानी बह रहा था। वो साबुन से अपने हाथों को पागलों की तरह रगड़ रही थी। 1 बार, 2 बार, 10 बार साबुन का झाग पानी के साथ बहकर नाली में जा रहा था, लेकिन आराध्या को अभी भी अपने हाथों से उस तांबे जैसी जंग लगी गंध आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो खून उसकी त्वचा के रोम छिद्रों में समा गया है। उसने नल बंद किया और धीरे से सर उठाकर सामने लगे शीशे में खुद को देखा। शीशे में जो लड़की थी वो कल रात वाली बेपरवाह रंगों से खेलने वाली आराध्या नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी, नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर एक ऐसा खौफ जम गया था जो शायद अब कभी नहीं जाने वाला था। उसने अपनी कलाई को थोड़ा घुमा कर देखा। वो उंगलियों के नीले निशान अब और भी गहरे हो गए थे। रात का वो खौफनाक अंधेरा तो छट गया था, लेकिन आराध्या के मन पर छाई दहशत की कालिक अभी भी उसकी तस्त थी। सूरज की पहली किरण ने जब उसके कमरे की खिड़की से छनकर अंदर प्रवेश किया तो वो रोशनी भी उसे आज चुभ रही थी। आराध्या अपने बिस्तर पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी। उसके आसपास बिखरे हुए कैनवास, रंगों की ट्यूब्स और ब्रश जो कल तक उसकी दुनिया हुआ करते थे, आज बेजान और अर्थहीन लग रहे थे। उसने धीरे से अपनी कलाई को अपनी आंखों के सामने किया। दूधिया गोरी त्वचा पर वो उंगलियों के निशान अब गहरे नीले और बैंगनी रंग में बदल चुके थे। बैरागे की वो जानलेवा पकड़ आराध्या ने जब भी आंखें बंद करने की कोशिश की, उसे वही खुरदुरा स्पर्श और खून की वो तांबे जैसी गंध महसूस होने लगी थी। आह! उसने अपनी कलाई को हल्के से सहलाते हुए एक दर्द भरी कराह निकाली। दर्द से ज़्यादा अब उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, एक अजीब सी चिढ़। कौन था वो इंसान और उसके घर में ही क्यों आया? उसके पिता महेश शर्मा, जो उसे हमेशा एक नाजुक कांच की गुड़िया की तरह रखते थे, आज उसी पिता ने एक अनजान खूनी के लिए उसे झिझड़ दिया था। उसे उस खून से सने राक्षस के पास धकेल दिया था। सब तुम्हारी वजह से, आराध्या ने बुदबुदाते हुए अपने दांत भींचे। मेरे घर की शांति, मेरे पापा का प्यार, सब एक ही रात में छीन लिया तुमने, मनहूस इंसान। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर से उतरी। उसे नीचे जाना ही था। वो इस घुटन भरे कमरे में और नहीं चुप सकती थी। अब जब आराध्या सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में पहुंची तो घर का माहौल किसी मातम वाले घर जैसा था। आमतौर पर सुबह की इस पहर रसोई से चाय में
उबलती अदरक और इलायची की महक आती थी और माँ के भजनों की धीमी आवाज़ गूंजती थी। लेकिन आज पूरा घर एक मुर्दा शांति में डूबा हुआ था। हवा में अभी भी फिनाइल और स्ट्रिप्ट की तीखी गंध तैर रही थी, जो बार बार कल रात के खौफनाक मंजर को ताज़ा कर रही थी। उसके पिता महेश शर्मा हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर सिर थामे बैठे थे। उनके चेहरे पर रातों रात जैसे बुढ़ापा छा गया था। आंखें धसी हुई थी और चेहरे पर तनाव की गहरी लकीरें थी। सुमेधा जी उनके पास खड़ी थी। उनके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। पापा, आराध्या ने धीमी आवाज़ में पुकारा। महेश ने सिर उठाया। अपनी बेटी की सूजी हुई आंखें और सहमा हुआ चेहरा देखकर उनके अंदर का पिता तड़प उठा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं थे। तुम उठ गई? महेश की आवाज़ भारी और रूखी थी। हाँ, आराध्या ने नसें चुराते हुए गैस रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो कैसा है? उसकी आवाज़ में जो नफरत और चिढ़ थी वो महेश से छुपी नहीं रही। बुखार है उसे, महेश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। गोली का घाव गहरा था, खून बहुत बह गया है। अगर आज शाम तक उसे होश नहीं आया तो मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये कहते हुए महेश उठे। मुझे कुछ दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का इंतज़ाम करने के लिए बाहर जाना होगा। सुमेधा, मैं दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रहा हूँ, किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। और तुम? महेश ने आराध्या की तरफ देखा। आराध्या, एक कटोरे में गर्म पानी और तौलिया लेकर अंदर जाओ। उसके घाव के आसपास जमे हुए खून को साफ करना होगा, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। और हाँ, उसे बुखार की दवा पीसकर पानी में घोलकर पिलानी है। ये सुनते ही आराध्या के कदम वहीं ठिठक गए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मैं क्यों जाऊं उसके पास? आराध्या की आवाज़ अचानक तेज हो गई। पापा, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। कल रात जो हुआ वो मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। आप माँ को भेज दीजिए या खुद कर लीजिए। मैं उस इंसान के साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। आराध्या, महेश ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। मैंने कहा ना कि मुझे बाहर जाना है। तुम्हारी माँ खून देखकर ही घबरा जाती है। वो उसके घाव को कैसे साफ करेंगी? और ये कोई आम इंसान नहीं है जिसके लिए तुम इतनी जिद कर रही हो। अगर इसे कुछ हो गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चुपचाप वो करो जो कहा है। आराध्या की आंखों में आंसू छलक आए। फिर से वही डांट, फिर से उसी अनजान शख्स की खातिर। उसने अपने होठों को सख्ती से भींच लिया ताकि उसकी सिसकी बाहर ना निकले। उसने अपने पिता को एक दर्द भरी नज़र से देखा और पैर पटकते हुए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में पानी गर्म करते हुए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बर्तन खटक रहे थे। उसने जानबूझकर कांच का कटोरा जोर से काउंटर पर रखा। दवाइयों को पीसते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो उस वैराग्य का सिर कुचल रही हो। बड़ा आया, बड़ा इंसान, ज़रूर कोई अमीर बाप की औलाद होगी, लेकिन किसी नाली में जाकर मरता। मेरे ही घर का रास्ता मिला था क्या खून बहाने के लिए? वो लगातार बड़बड़ा रही थी। एक ट्रे में गर्म पानी का कटोरा, दवा, रुई और तौलिया रखकर उसने मेहमानों वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके हाथ एक पल के लिए कांपे। कलाई पर छले नीले निशान दर्द करने लगे, लेकिन उसने अपने गुस्से को ढाल बनाया और दरवाजे को जोर से धकेलकर खोल दिया। कमरे के अंदर भारी और गर्म घुटन थी। खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से गिरे हुए थे, लेकिन उनके किनारों से छनककर आती सुबह की रोशनी ने कमरे में एक धुंधला सा उजाला कर रखा था। सफ़ेद चादरों वाले उस बड़े से बिस्तर पर वो विशालकाय शरीर बेजान पड़ा था। आराध्या ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। ट्रे को पास रखी छोटी मेज पर उसने जानबूझकर थोड़ी ज़ोर से रखा, जिससे एक तेज ठक की आवाज़ हुई, लेकिन बिस्तर पर पड़ा वो शख्स तक से मस नहीं हुआ। आराध्या उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार उस शैतान को दिन की रोशनी में इतनी करीब से देखा था। रात के उस अंधेरे और खून के बिना वो इंसान कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी लंबी चौड़ी कद, काटी
उस बिस्तर पर पूरी नहीं आ रही थी। उसका सीना चौड़ा और कसरती था, जिस पर पट्टियों की एक मोटी परत बंधी थी। बुखार की वजह से उसका शरीर तप रहा था और उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। उसके नैन नक्श इतने तीखे थे कि जैसे किसी मूर्तिकार ने सालों की मेहनत के बाद किसी कठोर पत्थर के तराशा हो। घना सख्त जबड़ा, जिस पर हल्की दाढ़ी थी, और वो बिखरे हुए काले बाल जो उसकी बंद आंखों पर गिर रहे थे। वो देखने में किसी प्राचीन कथाओं के देवता जैसा ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन आराध्या को उसकी इस बनावटी शांति से कोई धोखा नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि इन बंद पलकों के पीछे मौत का वो गहरा कुआं छिपा है जो किसी को भी निगल सकता है। तुम्हारी वजह से, आराध्या ने नफरत भरी नज़रों से उसे घूरते हुए फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी वजह से कल रात मेरे पिता ने मुझे डांटा। मेरी पूरी ज़िंदगी नर्क बना दी है तुमने। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। उसने तौलिए को गर्म पानी में भिगोया और उसे कसकर निचोड़ा। फिर उसने झिझकते हुए अपने कांपते हाथों को उसके सीने की तरफ बढ़ाया ताकि घाव के आसपास लगे सूखे खून को साफ कर सके। जैसे ही गर्म और नम तौलिए ने वैराग्य के तपते हुए सीने को छुआ, उसके शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। आराध्या ने चिढ़ते हुए थोड़ा और ज़ोर से रगड़ना शुरू किया, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी सेवा करने का। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। वो लगातार अपनी भड़ास निकाल रही थी। तभी अचानक आराध्या के हाथ रुक गए। उसकी सांसें हलक में अटक गई। कमरे का तापमान जैसे अचानक शून्य से नीचे गिर गया। वो भारी सांसें जो अब तक एक लय में चल रही थी, वो एकदम से थम गई। आराध्या ने धीरे से अपनी नज़रें ऊपर उठाई। वैराग्य की आंखें खुली थी, वो आंखें जो रात में सिर्फ एक गहरा अंधेरा लग रही थी, दिन की इस धुंधली रोशनी में और भी ज़्यादा खौफनाक और बहने वाली लग रही थी। उसमें नींद का कोई खुमार नहीं था, बीमारी की कोई कमज़ोरी नहीं थी। उन आंखों में सिर्फ एक ठंडी, बेखौफ और बेपरवाह क्रूरता थी जो सीधे आराध्या की आत्मा को चीर रही थी। वो कुछ नहीं बोला, उसने कोई हरकत नहीं की। वो बस उस लड़की को घूर रहा था जो कुछ सेकंड्स पहले तक उस पर अपनी नफरत बरसा रही थी। आराध्या का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब हो गया। उसके हाथों से वो गीला तौलिया छूटकर वैराग्य के सीने पर ही गिर गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उस शैतानी नज़र ने उसे जैसे उसी जगह पर कील से गाड़ दिया था। वैराग्य का बायां हाथ जो बिस्तर पर पड़ा था धीरे से उठा। आराध्या की नज़र तुरंत अपनी कलाई पर गई, जहां कल रात के निशान अभी भी ताज़ा थे। उसे लगा वो फिर से उसे जकड़ लेगा, लेकिन वैराग्य ने अपना हाथ उसके सीने पर पड़े उस गीले तौलिया तक ले गया। उसने उस तौलिए को पकड़ा और बहुत धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली भारी और कर्कश आवाज़ में कहा, रगड़ना बंद करो वरना ये घाव फिर से खुल जाएगा, और इस बार खून रोकने के लिए तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। उसकी आवाज़ में बुखार की तपिश थी, लेकिन लहजा इतना सर्द था कि आराध्या की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी जम गई। शिकारी जाग चुका था और शिकार उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। गैस रूम के भारी पर्दों के बीच से छनकर आती सुबह की हल्की रोशनी में भी कमरे का माहौल किसी बदे तहखाने जैसा था। वैराग्य की आंखें खुली थी। उन आंखों में बेहोशी का कोई खुमार नहीं था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। वो आंखें जेट ब्लैक थी, एकदम किसी गहरे शांत कुएं की तरह, और वो पलक झपकाए बिना सीधा आराध्या की आंखों में देख रही थी। वो नज़रें इतनी शार्प और डेडली थी कि आराध्या को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी छुरी रख दी हो। आराध्या बुरी तरह हड़बड़ा गई। डर का एक तगड़ा शौक उसकी रीढ़ की हड्डी से टकराया। वो इतनी बुरी तरह पैनिक हुई कि उसने कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाए। पीछे हटने के इस हड़बड़ी वाले मूवमेंट में उसका बैलेंस बिगड़ा। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अनजाने में अपना दायां हाथ आगे की तरफ टिका दिया, और उसका वो हाथ जिसमें वो गर्म पानी में भीगा भारी तौलिया था, सीधे वैराग्य के उस ताजे सिले हुए कच्चे घाव के ठीक ऊपर पूरी ताकत से दब गया। वैराग्य के दांतों के बीच से एक तेज दर्दनाक फुसफुसाहट निकली।
उसका शरीर दर्द के उस अचानक मिले झटके से बिस्तर पर बुरी तरह तन गया। उसके माथे और गर्दन की नसें एकदम से तनकर बाहर आ गई। सफ़ेद पट्टी के ऊपर खून का एक ताज़ा गोल लाल धब्बा तुरंत उभर आया। ओ माय गॉड, सॉरी। आराध्या की चीख निकल गई। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो 1 इंच भी हिल पाती, हवा को चीरती हुई वैराग्य का बड़ा खुरदरा हाथ उठा और उसने आराध्या की उसी कलाई को हवा में ही दबोच लिया, ठीक उसी जगह जहां कल रात के नीले निशान पड़े हुए थे। आराध्या की सांसें हलक में अटक गई। वैराग्य की पकड़ में बुखार की कमजोरी बिल्कुल नहीं थी। वो कल रात की तरह ही लोहे के शिकंजे जैसी थी। वैराग्य ने आराध्या की कलाई को अपनी तेज तरफ खींचा। उस झटके से आराध्या का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो सीधा झुककर वैराग्य के बेहद करीब आ गई। अब उनके चेहरों के बीच कुछ ही इंच का फासला था। आराध्या उसकी गर्म पुदीने और खून की महक वाली सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वैराग्य को भी सुनाई दे रहा होगा। वैराग्य की डार्क आंखें अब आराध्या के डरे हुए कांपते चेहरे को बहुत बारीकी से स्कैन कर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की वजह से पसीना था, लेकिन एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। फिर उसके सूखे हुए होठ हिले। उसकी आवाज़ बहुत डीप, रफ और भारी थी, जैसे कोई खुरदरा पत्थर ज़मीन पर घिस रहा हो। बुखार और कमज़ोरी के बावजूद उस आवाज़ में एक बॉस वाला एटीट्यूड था। कल रात जान बचाई थी। वैराग्य ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ते हुए आराध्या की आंखों में सीधा घूरते हुए कहा, और आज खुद अपने हाथों से मारना चाहती हो? आराध्या की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसके होठ काँप रहे थे। नहीं, वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मैंने जानबूझकर नहीं। वैराग्य ने अब उसकी कलाई को थोड़ा और कसकर पकड़ा, जिससे आराध्या के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। तो फिर ये हाथ इतना काँप क्यों रहा है, छोटी लड़की? वैराग्य ने बहुत ही व्यंग भरे और ठंडे लहजे में कहा, मारना है तो सीधा दिल पर वार करो। इस तरह तड़पाने का क्या शौक है? आराध्या अवाक रह गई। एक तो उसने गलती से उसे चोट पहुंचाई थी, ऊपर से ये आदमी ऐसी खतरनाक बातें कर रहा था कि उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। वो शिकारी की गिरफ्त में फंसी उस मासूम चिड़िया की तरह थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फड़फड़ाए या बस चुपचाप अपनी किस्मत का इंतज़ार करे। लेकिन जैसे ही वैराग्य का वो छोटी बच्ची वाला तंज कसा और उसे मारने का ताना दिया, आराध्या के अंदर का डर किसी ज्वालामुखी की तरह फटकर भयंकर गुस्से में बदल गया। वो उन कमज़ोर लड़कियों में से नहीं थी जो गुंडों की धमकियों से रोने लगे या सहम सीख जाए और भीख मांगने लगे, खासकर तब जब वो अपने ही घर में हो। उसने अपनी कांपती हुई सांसों पर कंट्रोल किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जो खौफ था, वो अब एक तीखी चुभने वाली आग में बदल चुका था। उसने बिना पलक झपकाए वैराग्य की उन खौफनाक जेट ब्लैक आंखों में सीधा आई कांटेक्ट किया। पहली बात, आराध्या ने दांत पीसते हुए अपनी कलाई को पूरी ताकत से झटक कर छुड़ाने की कोशिश की। इस झटके से वैराग्य के सीने के घाव पर हल्का सा खिंचाव पड़ा और उसके जबड़े की नसें अचानक से तन गई, लेकिन आराध्या को कोई परवाह नहीं थी। मुझे छोटी बच्ची बुलाने की हिम्मत मत करना। और दूसरी बात, उसने अपनी कांपती हुई सांसों पर कंट्रोल किया और पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई को वैराग्य की उस लोहे जैसी पकड़ से झटक कर छुड़ा लिया। इस झटके से वैराग्य के सीने के घाव पर हल्का सा खिंचाव पड़ा, लेकिन आराध्या को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या ने एक कदम पीछे लेते हुए गुस्से से अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए घाव पर हाथ लग गया। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो कल रात अपने पापा से लड़कर तुम्हारी उस सड़ी हुई गोली को निकालने में मदद नहीं करती। वैराग्य की काली खौफनाक आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो बस उसे घूर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की बेवकूफ़ी भरी हरकतों को देखता है। वो दर्द में था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। उसकी उस खामोशी ने आराध्या का गुस्सा और भड़का दिया। मुझे पता है तुम कौन हो।
आराध्या ने अपनी उंगली उठाते हुए एक ऐसी बात कह दी जो उसे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मेरे पापा किसी बहुत बड़ी फैमिली के लिए काम करते हैं। तुम उसी खानदान से कोई बिगड़े हुए वारिस होगे, है ना? इसी वजह से मेरे पापा तुमसे इतना डर रहे हैं। वैरागी की आंखों की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। कमरे की हवा अचानक जैसे भारी होने लगी। लेकिन आराध्या अपने गुस्से से इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने वो खतरे का सिग्नल नहीं देखा। तुम जैसे अमीरजादों को लगता है कि दुनिया तुम्हारे बाप की जागीर है। आराध्या की आवाज़ और तेज हो गई। पैसे के दम पर तुम लोग कुछ भी खरीद सकते हो। पता नहीं तुम्हारे उस महान खानदान ने तुम्हें क्या संस्कार दिए कि दूसरों के घर में घुसकर अपनी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारे परिवार वालों को तो चुप। सिर्फ एक बेहद धीमी लेकिन रूह को चीर देने वाली कर्कश आवाज़। आराध्या की जुबान अचानक तालू से चिपक गई। वैरागी का वो शांत चेहरा अब एक खौफनाक रूप ले चुका था। परिवार शब्द सुनते ही उसके अंदर का वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा था। उसकी आंखें जो अब तक सिर्फ ठंडी थी, अब उनमें मौत का साया नाच रहा था। इससे पहले कि आराध्या पलक भी झपका पाती, वैराग्य ने अपने घाव और कमजोरी की परवाह किए बिना एक झटके से अपना भारी हाथ आगे बढ़ाया। उसने आराध्या का हाथ या कलाई नहीं पकड़ी, उसने सीधा आराध्या के गले को अपने बड़े खुरदरे पंजे में दबोच लिया। आह! आराध्या के मुंह से एक घुटी हुई आवाज़ निकली। वैराग्य ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। आराध्या का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और उसके दोनों हाथ वैराग्य के चौड़े सीने पर टिक गए। वैराग्य की पकड़ आराध्या के गले पर इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि उसकी जान निकल जाए। वैराग्य का चेहरा अब आराध्या के चेहरे से महज कुछ इंच की ही दूरी पर था। उसकी आंखों में वो दर्द, वो पागलपन और वो खौफनाक अंधेरा था जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप जाए। मेरे खानदान के बारे में वैरागी की आवाज़ इतनी भयंकर और डीप थी कि कमरे की दीवारें भी कांप जाए। एक लफ्ज़ और निकाला तेरी इस जुबान ने तो इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। आराध्या की आंखों से डर के मारे आंसू छलक पड़े। वो हवा के लिए तड़प रही थी। वैरागी की सांसें उसके चेहरे पर टकरा रही थी, गर्म और मौत जैसी ठंडी एक साथ। वैराग्य को औरतों की छुअन बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस वक्त वो आराध्या से सिर्फ इसलिए चिपका हुआ था क्योंकि उसका गुस्सा उसके हर उसूल पर भारी पड़ गया था। मेरी दुनिया में गलत बोलने की सज़ा सिर्फ मौत होती है। वैराग्य ने अपनी पकड़ को हल्का सा और कसते हुए फुसफुसा कर कहा, और तुमने मेरी सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है। आराध्या के हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को छुड़ाने के लिए वैराग्य के हाथ पर अपने नाखून गड़ाने की कोशिश की, लेकिन वैराग्य को दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। कुछ खौफनाक सेकंड्स के बाद वैराग्य ने एक ज़ोरदार झटके के साथ आराध्या को पीछे की तरफ धकेल दिया। आराध्या लड़खड़ाती हुई पीछे रखी छोटी टेबल से टकराई और ज़मीन पर गिरते गिरते बची। ट्रे में रखा पानी छलक कर फर्श पर गिर गया। दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, वैराग्य ने अपनी आंखें बंद करते हुए नफरत से कहा। उसका सीना दर्द से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो अपने अंदर के राक्षस को बाहर आने से रोक रहा हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम महेश शर्मा की बेटी हो। आराध्या अपनी गर्दन सहलाते हुए बुरी तरह कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि ये आदमी कोई मामूली बिगड़ा हुआ अमीरजादा नहीं है, ये साक्षात मौत है। वो एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो मुड़ी और पागलों की तरह भागते हुए गैस रूम के दरवाजे तक पहुँची। उसने झटके से हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने फिर से ज़ोर से हैंडल खींचा। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। आराध्या के कदम वहीं जम गए। उसकी पीठ वैरागी की तरफ थी। वो इस बंद कमरे में उस खूंखार घायल शेर के साथ पूरी तरह से कैद थी, जिसे वो अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा जख्म याद दिला चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ आराध्या की डरी हुई उखड़ी हुई सांसों की आवाज़ थी और पीछे बिस्तर पर बैठे उस शैतान की खामोशी।